वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिपल सी का सेकंड क्लास पर हैं हम लोग, और हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर के बैचेस को लेकर। ये ऑनलाइन बैच है जिसमें आप लोग ट्रिपल सी के पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारा कोर्स आपको पढ़ने को मिलेगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो ट्रिपल सी के बैच में हम लोगों ने जो पहली क्लास लास्ट डे फिनिश की थी, उसी के आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग जितनी भी क्लासेस पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लोगों के एप्लीकेशन में जो कि आईसी एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसी पर जाइएगा और उस पर चेक करिएगा ट्रिपल सी नवंबर वाला बैच, और उसके कंटेंट पे जाके देखिएगा। तो मैं जितनी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ वो सब आपको यहाँ लाइव सेशन पे दिखाई देंगे। और प्लस जो पहले की हैं, जो पिछले बैचेस में ऑलरेडी लाइव सेशंस हो चुके हैं, वो सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको जाकर पहले से पढ़ सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर के इंट्रोडक्शंस के बारे में, और मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। चलिए पहले कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा आप लोगों को कितना आता है। तो आप लोगों में से जो जवाब देगा वो अपना स्पीकर ऑन करके जवाब दे सकता है। सबसे पहली चीज मेरे को बताइए, आप लोगों ने जो कंप्यूटर में पढ़ा, उसमें कोई एक ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से कार्य करता हो। मॉडेम मॉडेम। बिल्कुल सही। मॉडेम में एक वर्ड यूज होता है, स्कैनर गलत है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। मॉडेम में एक वर्ड यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। कोई बता सकता है मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पीकर तभी ऑन करिए जब आप लोगों को जवाब देना हो। किसी को आइडिया मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओके, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। मेरे को बताइए कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि आप लोगों के डिसीजन लेता है कि डेटा के फ्लो को भेजना किस दिशा में। डेटा के फ्लो को, सीपीयू का वो पार्ट जिसमें कि ये डिसीजन लेता है कि डेटा को किस दिशा में भेजना है। रैम। गलत। एएलयू सर। एएलयू नहीं डिसीजन लेता है, एएलयू तो सिर्फ कैलकुलेट करता है, या यूं कहिए अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। उसका जवाब था कैश मेमोरी। सब अक्कड़ बक्कड़ तुक्का लगाए पड़े हैं। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा पार्ट था आपके सीपीयू का जो कि यूनिट कंट्रोल करता था डेटा के। ठीक है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और भी चीजें देख लेता हूं और आपको वो भी बता देता हूं। तो हम लोग पहले कुछ पुराने टॉपिक्स को भी फिनिश कर लें और फिर नए टॉपिक को। मेरे को बताइए, आपके माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर जिसे हम चिप भी कहते हैं, उसकी रफ्तार नापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। हाँ, गीगाहर्ट्ज कह लीजिए या मेगाहर्ट्ज कह लीजिए, हर्ट्ज कहते हैं। सर, और इसको चिप्स भी कहते हैं। चिप्स यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, या इसका दूसरा नाम आईसी भी है। ये फुल फॉर्म आता है आपको उसमें कि आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम लोग चिप्स भी कहते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए आपके स्क्रीन पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज दिखाई दे रही होंगी, ये सब। इन सबको हम लोग चिप्स या आईसी नाम देते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको पता ही चल गया। माइक्रो प्रोसेसर की अपनी एक मेमोरी होती है। कोई बता सकता है इसकी मेमोरी को क्या नाम दिया गया है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को हम L1 L2 कैश के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके लिए छोटी छोटी चीजें हैं जो कैश मेमोरी के बारे में आपको पूरा बताया था कि आपकी कैश मेमोरी प्रोसेसर की इनबिल्ट मेमोरीज होती है, ये एमबी में होती है, और ये आपके प्रोसेसर को स्पीड देने में मदद करती है। कंप्यूटर की अपनी जो खुद की मेमोरीज होती है, जो आपके प्रोसेसर के बाहर लगी होती है, उसको किस नाम से बुलाते हैं? प्राइमरी मेमोरी। उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताइए।
सर प्राइमरी मेमोरी में जो है डाटा जो है डिलीट हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, वो बूट होने नहीं, के साथ ही जो है मतलब लोड होता है। ये गलत है। प्राइमरी मेमोरी में भी आपका डेटा रहता है अगर वो रोम में स्टोर है। सर प्राइमरी मेमोरी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, कि उसकी क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटीज को बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, ये एक बात सही है, प्राइमरी मेमोरी फिक्स रहती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बोर्ड के साथ ही चेंज होती है। और सेकेंडरी मेमोरी को आप बोर्ड के सिवाय भी मतलब उसको एक्सटर्नली लगा सकते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस यही है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो इंटरनली माउंट होती है, अंदर लगी होती है, और आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी जी मेमोरी सर को जी। आप अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे मेमोरी सिस्टम्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा पीडीएफ भी दिखा दूं और थोड़ी सी चीजें भी बता दूं कि मेमोरीज क्या है, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो मेमोरीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो मेमोरी एक प्रकार की वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल, कोई भी नाम दे दीजिए, ये एक स्टोरेज डिवाइसेस है या स्टोरेज पार्ट है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर रहता है। ठीक है। और ये स्टोरेज पार्ट्स जो हैं ये आप लोगों के यूं कहिए कि ट्रांसफरेबल भी होती है, नॉन ट्रांसफरेबल भी होती है। ट्रांसफरेबल का मतलब समझ रहे हैं ना, डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि टाइप ऑफ मेमोरीज, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये रहे। तो टाइप ऑफ मेमोरीज में हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज हैं। मैं आप लोगों को एक टाइप ऑफ मेमोरीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगी। कुछ यूं कहिए कि कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिए कुछ लोगों ने, लेकिन वो इतना नहीं। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर ये टाइप ऑफ मेमोरीज हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में भी हमारे पास आ जाती है रैम और रोम, और सेकेंडरी जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। रैम और रोम इंपॉर्टेंट है। रैम का मतलब होता है रेंडम एक्सेस और रोम का मतलब होता है रीड ओनली। रेंडम एक्सेस और रीड ओनली मेमोरीज में डिफरेंस क्या है? रैम जो होती है ये एक चिप के फॉर्म में होती है, और रोम भी एक चिप के फॉर्म में ही है, लेकिन रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा गया। वोलाटाइल वर्ड का मतलब बच्चों होता है लाइट जब तक है तब तक वो काम करेगी, लाइट गई सारा डेटा वॉश। आप लोगों ने कंप्यूटर रैम्स देखी होंगी, नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप इसे बदल या बढ़ा या घटा भी सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में। रैम जो है वो जीबीज के हिसाब से आती है। देखिए आपके यहाँ पे ये रैम स्लॉट दिया गया है, और आप इसमें जितनी चाहे उतनी रैम स्लॉट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपके मदरबोर्ड पर डिपेंड करती है। नॉर्मली अगर आपके उसमें 2 या 4 जीबी की रैम है, तो आप मार्केट से 2 या 4 जीबी और लाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, रैम आपकी बढ़ जाएगी। आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है वो कैसे चेक करेंगे? ये जो माई पीसी लिखा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाए, और प्रॉपर्टीज में आपको आपके दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने जीबी की रैम है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा रैम। और रैम को वैसे अगर कितनी रैम कंज्यूम हो रही है, कितना रैम यूज कर रहे हैं, तो आप लोग टास्क मैनेजर खोल लीजिए। उसके लिए आप अपने कंप्यूटर में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल दबाइएगा, तो आपकी स्क्रीन पर टास्क मैनेजर आएगा, उसमें आपको रैम बढ़ती घटती दिखाई देगी। मैं अभी इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि टास्क मैनेजर खोलते ही जूम ऑफ हो जाएगा। तो ये तो हो गई रैम। रैम को वोलाटाइल बोला गया है, लाइट पर डिपेंडेंट है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ये सारी खाली यानी वॉश हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर ऑन करते हैं फिर से डेटा इसमें स्टोर होना शुरू होता है। रोम ऐसी नहीं है। रोम को हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब है ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें जो डेटा स्टोर कर दिया गया वो परमानेंट हो गया, उसको आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर की रोम चिप देखना चाहें, तो आपको दिखाई देगी कंप्यूटर की रोम चिप आपके मदरबोर्ड में इस तरीके से माउंट रहती है। रोम चिप कई जगह पे मिलेगी, आपको हार्ड डिस्क में भी मिलेगी, प्रिंटर पे भी मिलेगी, इस तरीके। यहाँ तक कि आप लोगों के आजकल जो डिजिटल इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें भी रोम लगी होती है। इसमें एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है। नॉर्मली कंप्यूटर की रोम चिप में बायोस रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें आपके कंप्यूटर की सारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, रोम चिप में डेटा रीड होता है, और उसके बाद फिर बूट होना शुरू होता है। तो रोम आपके कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज है, जिसमें कि एक बार डेटा स्टोर हो गया तो उसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीड कर सकते हैं।
रोम को आप दोबारा राइट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आजकल मार्केट में पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम्स आ गई है, जिसके अंदर आप अपने रोम्स को दोबारा रीराइट कर सकते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके लिए आपको चाहिए रोम राइटर्स। तो रोम राइटर्स आप लोग मार्केट से खरीद लीजिए, अमेजोन पे भी अवेलेबल है कंप्यूटर का रोम राइटर। और ये अक्सर जरूरत पड़ती है जब आपके लैपटॉप में रोम वगैरह खराब हो जाती है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा, तब फिर आप रोम राइटर डिवाइस आप मार्केट से खरीद के, आपको खरीदने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी कॉस्टली आता है। आप उसे खरीदें, उससे बढ़िया ये है कि आप उसकी रोम दोबारा किसी राइटर से जाकर राइट करवा लें, बस वो अपनी चिप वहां माउंट कर देगा और आपको दिखने लगेगा। तो ये तो मेन मेजर डिफरेंस हो गया रैम और रोम। क्लियर हो गया सभी को? अब चलिए आगे के टॉपिक्स में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है बूटिंग। मेरे को बताइए बूटिंग, बूटिंग में एक वर्ड आता है कूल बूटिंग और एक आता है वार्म बूटिंग। बूटिंग शब्द क्या है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बूटिंग, कोई बता सकता है व्हाट इज बूटिंग? सर जब कंप्यूटर ऑन होता है। ऑन ऑफ होता है कंप्यूटर के तब। ऑन होने की प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर जब ऑन होता है, जैसे आपका फोन ऑन होता है, मोबाइल स्मार्टफोन ऑन होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने फोन ऑन किया और खट से वो आपका सिस्टम चलने लगा। क्लियर? फोन ऑन होने के भी कई स्टेप्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी ऑन होने के कई स्टेप्स होते हैं और उन्हीं स्टेप्स को हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो होता है उसे कहते हैं पोस्ट। बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये सब आपके क्वेश्चंस में अवेलेबल है। अभी जब मैं आप लोगों को लास्ट में, एंड में आप लोगों को, जैसे लास्ट डे मैंने आप लोगों को ओरिजिनल वो रिकॉर्ड्स दिखाए थे, वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसमें सब पूछा जाता है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है वगैरह वगैरह। तो मैंने वो सारी पीडीएफ छांट ली हैं जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस पे रिपीट हुई है। तो इसीलिए क्वेश्चंस में कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं है, मेन मेन काम की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। और ये थियोरेटिकल पोर्शंस हैं, तो इसीलिए आप लोग किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कंप्यूटर पढ़ भी रहे हैं तो वहाँ थियरी में ये हो सकता है लिखवाएं, हो सकता है ना भी लिखवाएं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि आपके ट्रिपल सी में और साथ ही साथ जितने आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होते हैं ट्रिपल सी बेसिस पे, जैसे क्लर्कल का, ये सारे, तो इनमें ये जरूर पूछा जाता है। तो जो बूटिंग है, बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर के ऑन होने के बाद जितना भी कंप्यूटर काम करता है उसे बूटिंग का पार्ट बोला गया है। बूटिंग में सबसे पहला काम होता है वो होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है? आपके कंप्यूटर में जैसे जैसे मैंने बताया कि एक रोम चिप लगी हुई है, उसमें सारे कंप्यूटर की हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जब आप कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप की मेमोरी, अपने जुड़े हुए सभी उपकरणों को चेक करता है और सही होता है तो आपके स्क्रीन पर एक सिंगल बीप साउंड आती है, पीप, और ऑन हो जाता है। सीपीयू की बात कर रहा हूँ। और अगर ऑन नहीं होते समय अगर मल्टीपल बीप आए या एक सायरन की आवाज आए पी इस तरह करके, या पी 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 पी, तो ये सभी बीप्स जो हैं वो एरर मैसेज है और इसका मतलब है कंप्यूटर में कोई फॉल्ट है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर को ऑन करते ही कंप्यूटर अपने सारी एसेसरीज को टेस्ट करता है। आपको एक चेक करना है तो बहुत आसान है, आप अपने कंप्यूटर की रैम को ढीला कर दीजिए या रैम हटाई दीजिए। आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे आप देखेंगे कंप्यूटर पे लगातार पीप साउंड आने लगेगी, पीप पीप इस तरह करके। आप समझ जाइए, और आप करने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यूट्यूब खोलिए और उसमें लिख दीजिए रैम बीप साउंड, तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा इस तरीके से आती है। उसके बाद बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड क्या है? पोस्ट हो जाने के बाद, चेकिंग होने के बाद कंट्रोल बूट रिकॉर्ड को यूं कहिए कि कंप्यूटर बूट रिकॉर्ड में शिफ्ट करता है। बूट रिकॉर्ड कुछ नहीं, एक फाइल है जिसमें बूटिंग का सारा प्रोसेस लिखा रहता है और इस बूटिंग प्रोसेस को वो फॉलो करना होता है। इसके बाद आपके कंप्यूटर में कर्नल काम करता है। कर्नल क्या है? कर्नल भी एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा होता है और ये आप लोगों के यूजर और सिस्टम के बीच में सामंजस्य बनाता है। मतलब समझ लीजिए, यूजर यूजर यानी हम लोग, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल क्या करेगा? कर्नल इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाएगा ताकि यूजर कुछ टाइप कर रहा है, कुछ लिख रहा है, तो कर्नल उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ेगा। मैं आप लोगों को एक सिस्टम से दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए कितना सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है कर्नल को। अब आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, हार्डवेयर हैं, कितने सारी चीजें आपके कंप्यूटर में, सीपीयू, मेमोरी, ये सब हार्डवेयर पार्ट है। आपके सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर पे आप जब काम करते हैं तो उसका असर हार्डवेयर पे होता है। जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया घटाया, यहाँ मैं वॉल्यूम कम ज्यादा करूंगा तो मेरे एक्चुअल वॉल्यूम कम ज्यादा होगा स्पीकरों में, जबकि मैंने स्पीकर की नॉब कम ज्यादा नहीं की है। तो ये कैसे पॉसिबल है?
इसका एक सीधा सा मतलब है हमारे एप्लीकेशन को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है ये कर्नल। तो कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे सॉफ्टवेयर को हमारे हार्डवेयर से लिंक करता है। तो ये काम हमारे बूटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद हमारे कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स होती हैं जिसे बूटिंग फाइल कहते हैं। command.com, बैच फाइल, सिस्टम फाइल, ये सभी को वो पढ़ता है और ये फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको हम सिस्टम फाइल कहते हैं और इन फाइलों के ऑन होने के बाद ही आपके कंप्यूटर में विंडोज लोड होती है। अगर विंडोज नहीं है, डॉस है तो डॉस लोड होगा। इस तरीके से बूटिंग पूरी होती है, लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगता है और लगभग सेम प्रोसेस आप लोगों के आपके फोन में भी होता है। फोन पहले चेक करेगा अपने आप को, लेकिन हाँ बीप साउंड नहीं देता। फोन के अंदर भी एक कर्नल रहता है आपका एंड्रॉइड के लिए और उसके बाद आपके फोन की जितनी भी बूटिंग फाइल्स हैं वो आप लोगों की ऑन होती है और फिर आपका डेस्कटॉप आता है। आप चाहें तो इसको फ्लैश भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आप अपने फोन को फ्लैश करके उसको चेंज करके किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल भी सकते हैं। अब बूटिंग दो प्रकार की है बच्चों, एक है कूल बूटिंग और एक है वार्म बूटिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है और हर कई क्वेश्चंस कई सेट में आपको मिलेगा भी। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं कि मैं आपको जो बताऊं वो आपके पेपर में आए, हो सकता है आपके बगल वाली डेस्क में वो आए, क्योंकि डेटा तो उनके पास बहुत सारा है, 3,500-4,000 क्वेश्चन है, उनमें से 100 छट के आएंगे तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिया वही आ जाएगा। हाँ, जितना ज्यादा कवर कर लेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वार्म बूटिंग और कूल बूटिंग। कूल बूटिंग का मतलब ठंडा, सिंपल। जब आपका कंप्यूटर पहली बार मेन स्विच से ऑन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कूल बूटिंग करना। अब आपका कंप्यूटर चल रहा है और चलने के कारण किसी प्रॉब्लम में आ गया तो आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया या कंट्रोल ऑल्ट डेल्ट करके दोबारा रीस्टार्ट ले लिया, तो कंप्यूटर पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होता, कंप्यूटर ऑफ होकर दोबारा ऑन होता है और इसको हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। क्लियर हो गया? सिंपल। तो वार्म बूटिंग और कूल बूटिंग नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। वार्म का मतलब गर्म, यानी कि चल रहा है कंप्यूटर और आपने उसको ऑफ करके दोबारा ऑन किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरीज का मतलब वो एक ऐसी मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी में तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि प्राइमरी मेमोरीज में हमारे पास है रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ये सब। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार आया है आपके डेटाबेस में, ये है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी तो याद है, सेकेंडरी स्टोरेज तो याद है कि सीडी, पेन ड्राइव, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ड नहीं सुना तो आप लोगों को आता हुआ क्वेश्चन आपने मिस कर दिया। तो ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो सेकेंडरी मेमोरी ही कहलाते हैं, जिसे आप कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये आपके कई प्रकार के हैं, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। हाँ, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की फोटो दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक सेकेंड। आपकी स्क्रीन पर कई सारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये रही, और उनकी कैपेसिटी भी लिखी हुई है। समझ लीजिए, सीडी एंड डीवीडी। आप लोग सभी जानते हैं सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। मेरे को आप में से कोई बच्चा बताए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर? ब्लू रे, ये आजकल की नई जनरेशन की ड्राइव है जिसमें आप लोग ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ब्लू रे। हार्ड डिस्क आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर लगी है और आजकल मार्केट में आपको ये बहुत बड़ी कैपेसिटी में मिल जाएगी। मेमोरी कार्ड आप लोग जानते ही हैं। फ्लॉपी डिस्क ये अब आउटडेटेड हो गई है, फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं होती है, तो आप लोगों का पहले ये यूज होती है। मैग्नेटिक टेप्स आप लोगों ने बहुत पुराने समय पे देखी होगी, आप लोगों के टेप रिकॉर्डर वगैरह में यूज होती थी, बेसिकली है तो स्टोरेज डिवाइस है। विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क आप लोगों ने और पहले देखी होगी ग्रामोफोन, जिसको भोपू कहते थे, जिसमें सुरैया वगैरह के गाने बने रहते थे, एचएमवी प्लेयर वगैरह, वो है। जिप ड्राइव थोड़े दिन तक आई। आपको ये बता दें जिप ड्राइव कैसी दिखती है, शायद आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी डॉन, शाहरुख खान की। एक तो अमिताभ बच्चन की ओरिजिनल है, वो वाली नहीं, एक उसका रीमेक है शाहरुख खान की। तो ओरिजिनल वाली जो आप लोगों ने देखी थी उसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के पास लाल डायरी थी, और जबकि आप लोगों ने जो शाहरुख खान वाली देखी तो उसके पास जिप ड्राइव। तो जिप ड्राइव भी आप आज की डेट में यूज नहीं होती। पहले कभी ये मार्केट्स में बहुत तेजी से आई थी, लेकिन अब ये हट गई क्योंकि लोगों के पास पेन ड्राइव एक आसान पोर्शन आ गया। जिप ड्राइव बड़ी रहती थी साइज में। हाँ, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई थी फ्लॉपी से कंपेरेटिव,
लेकिन फिर भी पेन ड्राइव जितनी नहीं थी। फिर जैज आई और उसके बाद पेन ड्राइव, और आज की डेट में सबसे बढ़िया आपको मिलेगी सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क ही है, लेकिन इसको हम एसएसडी हार्ड डिस्क कहते हैं, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क। और ये आप लोगों को बेहतर है, ये आज की डेट में सभी कंप्यूटर्स में, जो नए कंप्यूटर्स हैं उनमें एसएसडी ड्राइव लग कर आ रही है। तो ये फास्ट चलती है, स्टोरेज फास्ट है इसका, और सबसे बढ़िया चीज है आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ा देती है। तो बच्चों ये हैं सारे स्टोरेज डिवाइस। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग जूम पे ये क्लास देख रहे हैं तो आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने अपने फोन से। स्क्रीनशॉट सभी को लेना आता होगा तो आपको एक बार में पता चल जाएगा। लीजिए, अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रतीक का कोई सवाल आया है, प्रतीक जी बताइए क्या सवाल है। हाँ प्रतीक, अपना स्पीकर ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। No, sir, there is no problem. Solve. ठीक, तो सभी को क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हो गए आप लोगों के सारे स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए, हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में सेकेंडरी स्टोरेज पे बात कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क के बारे में मैंने बता ही दिया। अब हार्ड डिस्क को और डिटेल में समझते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो आप अपने कंप्यूटर जब खरीदा होगा या लैपटॉप जब खरीदते हैं तो उसके अंदर लगी लगाई आती है। आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है, ये खुली हुई है। जब आप बैक से आप खोलेंगे तो ये ऊपर से कवर से बंद रहती है, ये तो अंदर की फोटो दिख रही है। तो हार्ड डिस्क जो है बेसिकली एक डिस्क है जो अंदर से घूमती है। और आपको बता दें, हार्ड डिस्क के अंदर ये जो डिस्क है इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं डाइपोल। बहुत छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, और ये डाइपोल्स क्या करते हैं, आपका डेटा 1010 में सेव करते हैं नॉर्थ साउथ में। इस तरीके से ऐसे ऐसे डेटा सेव करते हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ, इस तरह से डेटा सेव होता है। और हार्ड डिस्क अंदर गोल गोल डिस्क घूमती है। इसके घूमने के कारण इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 7200 आरपीएम, 5400 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशंस पर मिनट, ये भी सवाल आता है। हार्ड डिस्क को हम लोग मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर ये जो डिस्क है ये आप लोगों की मैग्नेटिक पद्धति या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। और डेटा इसके अंदर 1010 में नहीं सेव होता, डाइपोल्स में सेव होता है, छोटे छोटे नॉर्थ साउथ पोल। जबकि इसकी जगह अगर सीडी की बात की जाए, सीडी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो डेटा सेव होता है वो आप लोगों का पिट और लैंड्स में सेव होता है, और इसको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है लाइट पर आधारित। ऑप्टिक्स वर्ड सुना होगा आपने, लाइट। तो जो लाइट पर आधारित है इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल डिस्क। और इसके अंदर जो डेटा होता है वो पिट और लैंड पर होता है। पिट और लैंड का मतलब होता है लेजर बीम आकर जहां गिरती है वहां एक छोटा सा गड्ढा कर देती है, उस गड्ढे को कहते हैं पिट। और जहां नहीं गिरती वहां पर सीडी का सरफेस खाली रहता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं लैंड। कभी आप सीडी को, जब कभी किसी की सीडी राइट हुई हो या आप देखी हो, कभी आप उसको उल्टी या नीचे की तरफ से देखिए तो अंदर एक छोटा सा आपको सर्कल या चक्का सा दिखेगा। ये दिखाता है कि आपकी सीडी यहाँ से यहाँ तक राइट हो गई। आप देख के बता सकते हैं कि सीडी में कितनी जगह है। वो छोटा सा जो आपको दिखता है डिस्क का सरफेस, वो बेसिकली इसलिए बन गया है क्योंकि वहां पे बहुत सारे बारीक छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, बहुत ही नैनो माइक्रो में। तो इसीलिए वो आपका कलर चेंज हो जाता है, वो लेजर बीम से बनाए जाते हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया गया ऑप्टिकल डिस्क। और सेम पद्धति आप लोगों की मैग्नेटिक डिस्क में है। मैं आपको दिखाता हूं सीडी एंड डीवीडी और ब्लू रे भी देख लीजिए। आपको एक बढ़िया डिस्क में अगर कहीं पर यहाँ पर दिखाओ, ये रहा। इस पर अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से ये डायग्राम एक्सप्लेन है। वैसे तो ये बहुत बड़ा मैंने बता दिया, ये तो ओ लेवल में पूछा जाता है। देखिए सीडी में जो लेजर बीम है ये आपको दिखा रहा है, ये आपका सीडी का सरफेस है। देखिए कितनी मोटी मोटे आप लोगों के गड्ढे बन रहे हैं। यहाँ पे लिख भी रहा है 1.60 माइक्रोमीटर, और इसीलिए इसकी कैपेसिटी 700 MB की है। डीवीडी में देख रहे हैं गड्ढों का साइज छोटा हो गया, पिट का साइज छोटा हो गया, लेजर बीम बहुत छोटी डाली, पतली डाली जाती है। और ब्लू रे में आपने देखा और छोटा, तभी तो देखिए ब्लू रे की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। एक ब्लू रे आप लोग खरीदते हैं 25 GB आ जाती है, यानी कि आपके डीवीडी का भी 5 गुना के आसपास, और सीडी से तो भाई कई गुना। क्लियर हो गया? तो आपको समझ आ गया होगा हार्ड डिस्क और सीडी दोनों में अंतर क्या है। क्लियर?
तो ये तो हो गई इनके अंदर की आंतरिक बातें। इन्हीं के अंदर एक और आता है फ्लॉपी। फ्लॉपी अब मार्केट से खत्म हो गई है बच्चों। फ्लॉपी बहुत पहले यूज होती थी और फ्लॉपी की ये कैपेसिटी के आधार पर इनको कैटेगराइज किया जाता था। फ्लॉपी आप लोगों को 1.44 MB का डेटा स्टोर करती थी। अगर आप लोग ये जो फ्लॉपी है 3. ये तो पुरानी वाली दिखा रहा है। फ्लॉपी आपको मिलेगा 5.25 इंच और 3.5 इंच। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी है इसकी कैपेसिटी होती है जैसे आपको दिख रही है 1.44 MB, बहुत छोटी सी होती थी। और 5.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है इसकी कैपेसिटी होती है 1.2 MB। और एक और पुरानी चलती थी बहुत बड़े साइज की 8 इंच की, उसकी 1 MB होती थी। धीरे धीरे चेंजेस आए इस दिशा में 3.5। तो आपने यहाँ से अगर 4-5 साल पहले कभी किसी को देखा हो कंप्यूटर्स, तो उसके पास एक छोटी सी इस तरह की फ्लॉपीज होती थी जिनमें डेटा स्टोर होता था। लेकिन अब वो इतनी छोटी है तो इसीलिए उसके अंदर अब यूज नहीं हो गया, वो सब आउटडेटेड हो। लेकिन फ्लॉपी इसलिए बेहतर थी क्योंकि इनको जब चाहे आप डिलीट मार दीजिए इसका डेटा और फिर से राइट कर लीजिए, जैसे पेन ड्राइव में होता है। क्लियर हो गया? पेन ड्राइव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सभी को पता है पेन ड्राइव की बहुत सारी कैपेसिटीज है। पेन ड्राइव को पीडी या फिर हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, फ्लैश ड्राइव भी इसी का नाम है। तो सभी को समझ आ रहा होगा पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सब क्या है। अगले टॉपिक पे बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हीं से मैं आप लोगों को छांट छांट के चीजें बता रहा हूं, तो जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। कुछ पीडीएफ 2-2 बार हो गई है स्टोर, उनको हटा दें। ओके, तो अभी तक जितना बताया इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप हाथ रेस कर सकते हैं ताकि हम अपनी अगली क्लास अगले टॉपिक पे पहुंचने के लिए पहले पूछ सकें। मोहम्मद असीम, बताइए आपका क्या सवाल है। सर पेन ड्राइव में ऐसा क्या होता है कि उसका कभी कभी डेटा करप्ट हो जाता है जब शो नहीं करता लगाते हैं तो? ओके, देखिए पेन ऐसा ड्राइव, क्यों? अच्छा पेन ड्राइव का पहले प्रोसेस समझिए। पेन ड्राइव के अगर आप अंदर देखें तो पेन ड्राइव में बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों की रोम जैसे चिप होती है, वैसे ही पेन ड्राइव के अंदर भी एक चिप लगी होती है। तो जब कभी आप लोग पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं तो वो बेसिकली आप लोगों की पेन ड्राइव के उस चिप के अंदर डेटा स्टोर होता है। मैं आपको पेन ड्राइव को पहले अंदर वाला सर्किट दिखा दूं तो जिससे आपके समझ आ जाएगा। मैं दिखाता हूं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पेन ड्राइव दिखाई दे रही होगी, कई सारी पेन ड्राइव्स यहाँ पर हैं और इन पेन ड्राइव के अंदर का आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए काफी डिटेल में है, ये रहा। तो पेन ड्राइव कभी आप पुरानी खराब हो तो अगर उसे तोड़ें तो आपको ये सब दिखेगा। अब समझिए पेन ड्राइव में है क्या। पेन ड्राइव के अंदर सारा दारोमदार इसका है, इसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी कुछ नहीं है, ये एक गेट है। गेट का मतलब है एक प्रकार का स्विच है जिसे आप फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आ गई, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का इस्तेमाल होने। होता क्या है, आप लोगों के जितने भी डिवाइसेस हैं जहां डेटा स्टोर करना होता है तो फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल ये वही पद्धति है जैसे आपके एसएसडी हार्ड डिस्क। तो इसके अंदर एक छोटा सा एक चिप लगा दी गई और चिप के अंदर बहुत छोटे 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 फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में। डिपेंड करता है कि आपकी पेन ड्राइव का साइज क्या है। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करने में सक्षम है। तो अगर मान लीजिए आपकी 2 GB की पेन ड्राइव है तो आप समझ सकते हैं कितने सारे 1010 होंगे इसके अंदर। अब आप लोग डेटा इसमें सेव करते हैं। डेटा कुछ नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक करंट मिलता है और ये फ्लिप फ्लॉप 1010 में चार्ज या डिस्चार्ज हो जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट है वो चार्ज डिस्चार्ज करके पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं। और जब आप पेन ड्राइव निकाल लेते हैं तो बस ये इसी में रहता है। जब कभी आप दूसरी जगह पेन ड्राइव में रीड करने की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी जो फाइल या जो डेटा सेव है, ये 1010 जो सेव है वो कितने फ्लिप फ्लॉप्स में, कितनी जगह 1 है कितनी जगह 0 है। उससे वो जो फाइल उसके अंदर सेव है वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाती है। इस तरीके से ये सारा काम करता है। इस पूरी जगह को फाइल में कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे कहाँ स्टोर करना है, किस जगह पे खाली है, इसके लिए कंट्रोलर सेव होता है। कंट्रोलर एक ऐसी चिप होती है जो आपके फ्लिप फ्लॉप या आपके पेन ड्राइव के उस चिप में इंडेक्स का काम करती है कि इस पार्ट में किस जगह पे कौन सी चीज सेव है। ये पूरा काम इस तरीके से होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके यूएसबी पोर्ट में अर्थिंग नहीं होती,
जैसे अब बात हो रही है खराब कैसे, ये तो बात हो गई कि इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है। अब खराब कैसे हो रही है, खराब होने के लिए जब कभी आपके घर में अर्थिंग नहीं होगी या कुछ ऐसा होगा तो बॉडी का ये जो यूएसबी का बाहरी हिस्सा है ये आपके सीपीयू से कनेक्ट रहेगा। भाई अंदर आप अगर सीपीयू को यूएसबी को अंदर से देखें तो यूएसबी कुछ नहीं है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। तो ये जो बाहरी हिस्सा है ये नेगेटिव है, अंदर एक छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी, उसमें छोटे छोटे वोल्टेजेस के लिए पिन लगी होंगी। तो ये अर्थ जो है, अर्थ यहाँ से कनेक्टेड है। अब होता क्या है आपके घर में या आपके सीपीयू में अगर अर्थ आ रही है, अर्थ आने का मतलब समझ रहे हैं, कभी कभार आप अपने सीपीयू को नंगे पांव टच करिए उल्टे हाथ से और अगर आपको झटका लग रहा है तो इसका मतलब है आपके घर में अर्थ की लीकेज है। ये होता है अक्सर। या आपके घर में अगर ट्यूबलाइट है और लाइट ऑफ करने के बाद भी ऐसे लगता है कि वो हल्की हल्की जल रही है तो आपके यहाँ पर कोई ना कोई लीकेज करंट है, उसको हम एडी करंट्स कहते हैं फॉरमेंस लॉ के हिसाब से। तो वो जो छोटे छोटे जो वेस्टेज है, वो जो करंट है वो आपकी पेन ड्राइव में आ जाता है आपके किसके सीपीयू की बॉडी से, और उसके कारण आपका ये फ्लैश ड्राइव खराब हो जाती है, इसीलिए वो रीड और राइट नहीं कर पाते। तो हमेशा कहा गया है कि अगर घर पे कंप्यूटर या कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करिए तो घर में अर्थिंग जरूर कराइए। क्लियर हो गया? और किसी का कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ? चलिए मुझे बताइए प्रिंटर्स, इस टॉपिक को वैसे हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रिंटर्स मेरे को बताइए किस तरह के डिवाइसेस हैं, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस है प्रिंटर्स। ओके बिल्कुल सही है। किसी ने नाम सुना है 3-in-1 प्रिंटर्स? 3-in-1 प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर होते हैं सर जिसमें प्रिंट भी निकल जाए, फैक्स भी हो जाए, स्कैन भी हो जाए। हाँ 3-in-1 वाले में फैक्स नहीं होता, वो 4-in-1 वाले में। 3-in-1 वाले में क्या होता है, प्रिंट होता है, स्कैन हो जाता है और कॉपी हो जाता है। कॉपी का मतलब ऊपर आपने रखा नीचे फोटो कॉपी, ठीक है? तो प्रिंट, स्कैन और कॉपी। अगर 4-in-1 वाले का कर दिया जाए तो फैक्स भी हो जाता है, लेकिन अब तो कोई यूज ही नहीं करता फैक्स, क्योंकि आजकल तो ईमेल का जमाना है। तो ये प्रिंटर्स है। प्रिंटर्स को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट, और दूसरी कैटेगरी है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो अगर आप ओ लेवल करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, और इसको आप इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ट्रिपल सी में आप लोगों को इनकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ट्रिपल सी में तो बस ऑब्जेक्टिव सवाल आने हैं। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कैटेगराइज। इम्पैक्ट वो प्रिंटर्स होते हैं जिनका हेड पेपर को टच करके चलता है। मैं आपको दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए प्रिंटर्स है, और प्रिंटर्स में आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब अगर आप लोग चेक करें तो प्रिंटर्स में भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास डीएमपी, लाइन और डेजी इस प्रकार के 3 प्रिंटर्स हैं, और नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास इंकजेट, थर्मल और लेजर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होंगे जिनका राइटिंग हेड पेपर को टच करके चलेगा, यानी कि पेपर को छुएगा। मान लीजिए ये हेड है और पेपर को टच करके चल रहा है, जैसे आपका पेन है तो पेन पेपर को छुएगा तभी तो लिख पाएगा, अपनी छाप छोड़ेगा, इंप्रेशन छोड़ेगा। नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जो पेपर को छूते नहीं, दूर से ही स्प्रे कर देते हैं। जैसे आपके घर में स्प्रे गन हो, जिसमें देखा होगा लोग कार वगैरह के स्प्रे करते हैं, कार वगैरह की पेंटिंग करते हैं तो वो स्प्रे गन से करते हैं, दूर से स्प्रे करते हैं ना, तो वो नॉन इम्पैक्ट है। तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन ये टॉपिक बड़ा है, टाइप ऑफ प्रिंटर्स क्या होते हैं, टोनर्स क्या है और उनकी क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास का जो मेजर टॉपिक था मैंने फिनिश कर दिया, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आपके यहाँ के वीडियोस हैं जो मैंने आपको आगे दे रखे हैं, उन वीडियोस को आप अभी से फॉलो करना शुरू करिए। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो वीडियोस हैं इनमें हमने थ्योरी भी पढ़नी शुरू कर दी है, और साथ ही साथ अगर आप आगे फॉलो करें तो इसमें हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू कर दिया जिसका नाम है राइटर, जो लिब्रा ऑफिस का पार्ट है। तो जल्दी हमारा 1 या 2 दिन में थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग राइटर को फिनिश करेंगे। तो ये तो आज की क्लास का मेन टॉपिक था। अब मेरे को आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के सवाल को क्वालिफाई कर पाऊं, और कोई कुछ और पूछना है इसके सिवाय तो